ఈ పేరు పేరున కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాము. तो आंध्र प्रदेश के भोगपुरम से आप ये सीधा प्रसारण देख रहे थे। आंध्र प्रदेश के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। आपको बता दें कि क्या कुछ बड़ी बातें कही हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने इस संबोधन के दौरान। उत्तर आंध्र की पवित्र भूमि पर आने का सौभाग्य मिला, ये कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि उत्तर आंध्र की भूमि पर आने का सौभाग्य मिला और कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शुभारंभ करने का मौका मिला है। परियोजनाओं से रोड और कनेक्टिविटी कहीं न कहीं और ज्यादा बेहतर होती हुई नजर आएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन के दौरान कहा, उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश में विकास के नए नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आंध्र प्रदेश के दौरे पर हैं और मिशन दक्षिण उनका है और इस पर उन्होंने कई आपको बता दें कि ढिमसा डांस का सांस्कृतिक रिकॉर्ड भी इस मौके पर रचता हुआ नजर आया। एनर्जी सिक्योरिटी से जुड़े प्रोजेक्ट्स भी शामिल हैं इस पूरे दौरे में, जिनका वो शुभारंभ भी करते नजर आ रहे हैं। विकास के रास्ते पर तेजी से आंध्र प्रदेश आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विकास की गति यहां पर काफी तेज नजर आ रही है और आंध्र प्रदेश के युवाओं के लिए कहीं न कहीं विकास की सौगात प्रस्तुत करते हुए नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पहले एक ही परिवार के नाम पर एयरपोर्ट के नाम रखे जाते थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, और युवाओं के लिए विकास की नई सौगात प्रस्तुत की। और साथ साथ उन्होंने कहा कि पहले एक ही परिवार के नाम पर एयरपोर्ट के नाम रखे जाते थे, लेकिन हमारी सरकार आने के बाद इस परंपरा को खत्म किया गया है। जी हाँ, अब एक परिवार के नाम पर एयरपोर्ट के नाम नहीं होते हैं और इस परंपरा को हमारी सरकार आने के बाद खत्म किया गया है। अयोध्या में एयरपोर्ट का नाम वाल्मीकि से जोड़ा गया है। जी हाँ, इतिहास को जो है एक तरह से पुनर्जीवित करते हुए नजर आ रहे हैं। संत रविदास जी के नाम से एयरपोर्ट का नाम पंजाब में जोड़ा गया है। तो लगातार जिस प्रकार से अलग अलग राज्यों में जो हमारे लोग रहे हैं, हमारी जो संस्कृति है, विरासत है, उसके नाम पर रखा जा रहा है। आंध्र में एयरपोर्ट का नाम श्री अल्लूरी राजू के नाम पर, अल्लूरी सीताराम राजू के नाम पर रखा गया है। और एयरपोर्ट आंध्र और उत्तर आंध्र की ग्रोथ का एक तरह से रनवे नजर आ रहा है। आंध्र के युवाओं के बेहतर भविष्य का लॉन्च पैड एक तरह से इसे कहा जा रहा है। साल 2014 से पहले देश में सीमित जो है एयरपोर्ट थे, लेकिन 12 सालों में एयरपोर्ट की संख्या जो है जिस तरह से बढ़ती हुई नजर आ रही है, वो दिखा रहा है कि किस तरह से ग्रोथ इंजन जो है वो काम कर रहा है। 12 साल में एविएशन सेक्टर ने असाधारण प्रगति की है। देश भर में हाईवे, एक्सप्रेसवे लगातार बनते नजर आ रहे हैं। राज्य के विकास के लिए प्रयास हो रहे हैं। डबल इंजन की स्पीड से राज्य आगे बढ़े, उसके लिए लगातार प्रयासरत है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उन्होंने कहा कि मैंने आंध्र के लोगों से डबल इंजन सरकार का मांगा था आशीर्वाद, और वो मिला है और देश के रेलवे स्टेशनों को आधुनिक अब बनाया जा रहा है। देश जो है ब्लू इकोनॉमी को लगातार मजबूत कर रहा है और पूरा क्षेत्र कोस्टल इकोनॉमिक कॉरिडोर के रूप में विकसित होता हुआ नजर आएगा। विशाखापट्टनम से कृष्णपट्टनम तक पुराने पोर्ट्स जो हैं कहीं ना कहीं आधुनिक हो रहे हैं और प्रदेश में करीब 1 लाख करोड़ की रेलवे परियोजनाओं पर काम लगातार जारी है। राज्य के पूरे रेल नेटवर्क का इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है और 70 से ज्यादा रेलवे स्टेशनों को आधुनिक बनाया जा रहा है। राज्य में तैयार होगा अब आधुनिक लॉजिस्टिक नेटवर्क। उद्योगों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलती हुई नजर आएगी। प्रदेश के किसानों को ज्यादा फायदा, ज्यादा लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात की जाए तो यह और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आएगा। सॉफ्टवेयर के साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग का हब भी आंध्र प्रदेश जो है बनता हुआ नजर आएगा। आंध्र प्रदेश में ग्रोथ का इकोसिस्टम एक पूरा तैयार हो रहा है और आंध्र प्रदेश देश के एक बड़े फार्मा हब के रूप में विकसित होता नजर आएगा। तो राज्य में आधुनिक लॉजिस्टिक नेटवर्क जो है वो बन रहा है और उद्योगों को बेहतर कनेक्टिविटी मिल रही है। तो एक तरह से ग्रोथ इंजन जो है वो काम करता हुआ नजर आ रहा है। तो पीएम मोदी के मिशन दक्षिण की खबर पर अभी बने रहेंगे, लेकिन फिलहाल ये वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। जल्द हाजिर होते हैं, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। बाबा केदार के दर्शन के बाद मेरे मुंह से अनायास निकला था कि इस शताब्दी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। विकास
विरासत और सांस्कृतिक संरक्षण के मजबूत संकल्प के साथ डबल इंजन की सरकार ने उत्तराखंड को प्रगति की न सिर्फ नई पहचान दी है, बल्कि तय किया है युवा सोच, आधुनिक परिवेश, नवाचार और अनंत उपलब्धियों का सफर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में सरकार ने उन संभावनाओं पर जोर दिया है जो सुखद भविष्य की नींव तैयार कर रही है। उत्तराखंड में दूरस्थ पहाड़ के सुदूर गांव भी पीएम मोदी के डिजिटल इंडिया अभियान का हिस्सा बन रहे हैं। डिजिटल क्रांति के इस सफर में अपनी सरकार पोर्टल द्वारा रिकॉर्ड 976 डिजिटल सेवाओं का घर बैठे लाभ दिया जा रहा है। युवाओं के खिलते हुए चेहरे सरकार की कार्यकुशलता का प्रमाण दे रहे हैं। प्रदेश में पारदर्शी तरीके से युवाओं को रिकॉर्ड 33,000 से ज्यादा सरकारी नौकरियां प्रदान की गई हैं। सड़कें अब विकास और प्रगति की गाथा लिख रही है। 12,000 करोड़ से अधिक लागत से निर्मित एक्सप्रेसवे परियोजना से दिल्ली से देहरादून की दूरी मात्र 2.5 घंटे की रह गई है। चार धाम यात्रा को सुगम बनाने के लिए 11,700 करोड़ से अधिक ऑल वेदर रोड का कार्य 92% से ज्यादा पूर्ण हो चुका है। भारतमाला परियोजना के तहत टनकपुर से पिथौरागढ़ NH 125 का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन निर्माण का कार्य 70% से ज्यादा पूरा हो गया है। डबल इंजन सरकार के अथक प्रयास से संवर रहा है उत्तराखंड, आगे बढ़ रहा है उत्तराखंड। और तपस और निशांत राय हमारे दो संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं इसी खबर पर ज्यादा बातचीत करने के लिए। तपस, कहीं ना कहीं देखा जाए तो मिशन दक्षिण को और धार देते हुए नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ग्रोथ का एक डबल इंजन हम कह सकते हैं, जिस तेज रफ्तार से जो है दक्षिण में विकास हो रहा है, आंध्र प्रदेश में विकास हो रहा है। बिल्कुल, इनफैक्ट प्रधानमंत्री ने ये बात कही कि आंध्र प्रदेश जब आईटी बूम हुआ था, आईटी सेक्टर में काम हुआ था, तो तब भी सबसे अग्रणी भूमिका निभा रहा था। और अब जब एआई की बात कर रहे हैं तब भी प्रधानमंत्री ने कहा कि आंध्र प्रदेश एक तरह से लीड कर रहा है, एक तरह से अग्रणी भूमिका निभा रहा है एआई सिस्टम में, मैन्युफैक्चरिंग में। और ये जो आज परियोजनाएं, करीब 18,000 करोड़ लागत की जो परियोजनाएं इस वक्त आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को इनॉग्रेट किया, वहाँ पे आप देख सकते हैं, आप ये सारी जितनी परियोजनाएं, ये सारा आंध्र प्रदेश और इसके आसपास के जो इलाके हैं उनको एक तरह से गति देने में, उनको जो डेवलपमेंट की जो गति है उसको बढ़ाने में बहुत बड़ी एक मिसाल एक तरह से आप कह सकते हैं। आप देखिए, एयरपोर्ट की बात की जा रही है, लेकिन सिर्फ ये एक एयरपोर्ट नहीं है, ये भोगापुरम जो है ये एक तरह से पूरा सिविल एविएशन का इकोसिस्टम बनाया जा रहा है। यहाँ पे MRO बनाया जा रहा है। एट्रोपोलिस, अंग्रेजी में कहावत है एट्रोपोलिस सिस्टम, यानी जो एयरपोर्ट के आसपास जो शहर को बसाया जाता है। अब ये ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट है, यानी ये इसको एकदम पहले से शुरुआत से बनाया गया है, तो इसके आसपास की जो जगह है उसमें यहाँ पे लोगों को बसाया जा रहा है। और जो विशाखापट्टनम है वहाँ से आप समझिए उसका जो प्रेशर है उसको कम किया जा रहा है यहाँ पे। तो एक तो ये पूरा सिस्टम तैयार किया जा रहा है। दूसरा एक जो अहम चीज़ है कि हाईवे जो सेक्टर है उस पर काम किया जा रहा है। हाईवे की भी आज प्रधानमंत्री ने जो शिलान्यास किया, जो हाईवे बनाने का और जो स्मार्ट सिटीज़ किया, तो वो एक तरह से आप सोचिए कि बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि एयरपोर्ट को अगर दूसरे जो शहर है उनके साथ जोड़ा जाएगा तो उसके लिए हाईवे की ज़रूरत है। तीसरा, जैसे मैंने कहा कि जो एआई सिस्टम के लिए सेमीकंडक्टर की बहुत ज़रूरत है, और आज जो सेमीकंडक्टर जो उसको लोकार्पण किया गया, उसको बनाने के लिए आप सोचिए वो सेमीकंडक्टर करीब 90 मिलियन एनुअली हर साल चिप्स बनाएगा। ये सिर्फ देश के लिए नहीं, विदेशों के लिए। एक समय था जब भारत मतलब 100% जो सेमीकंडक्टर है वो विदेश से इंपोर्ट करता था, और अब ये थोड़ा बदल रहा है। ये चीज़ें जो है बदलनी शुरू हो चुकी है। हम देख पा रहे हैं कि अभी हैदराबाद, इससे पहले अलग अलग जगह गुजरात में हमने देखा। तो ये जो पूरा इकोसिस्टम है उसको बदलने की बात की जा रही है। जो अहम चीज़ है जो प्रधानमंत्री ने एक और कहा कि जो ब्लू इकोनॉमी और ग्रीन इकोनॉमी,
या ब्लू इकोनॉमी यानी कि जो इकोनॉमी जो कोस्टल एरिया पानी के ऊपर निर्भरशील है, ग्रीन इकोनॉमी जहां पे, और ग्रीन एनर्जी जो एक तरह से एनवायरनमेंट को फायदा पहुंचाती है, जैसे सोलर एनर्जी कहिए या विंड एनर्जी कहिए। ये सारी चीजें जो है एक आप समझिए अलग अलग मोती हैं, लेकिन इनको पिरोया गया है और ये जो नया तोहफा है आंध्र प्रदेश के लोगों को दिया गया है। बिल्कुल, आंध्र प्रदेश के लोगों को ये बड़ा तोहफा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से दिया गया है। मैसूरू से निशांत राय भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। निशांत, कई परियोजनाओं का लोकार्पण हुआ है, शिलान्यास हुआ है, कहीं ना कहीं विकास को और गति देने की, रफ्तार देने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अगर हम राजनीतिक लिहाज से देखेंगे, रणनीतिक लिहाज से देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो दौरा होने वाला है, ये कितना ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मैसूर के दौरे पर आएंगे तो सबसे अहम चीज़ है कि 1892 में स्वामी विवेकानंद ने जो यहाँ राष्ट्रीय पुनर्जागरण और कहा जाए आध्यात्मिक को नई दिशा दी थी, उस अध्याय से आज यहाँ युवाओं को जोड़ने का काम करेंगे, यानी कि आधुनिक भारत के युवाओं को जोड़ेंगे। प्रधानमंत्री यहाँ यूथ सेंटर का उद्घाटन जरूर करेंगे, एक इमारत का, लेकिन उस इमारत के उद्घाटन के साथ साथ युवाओं का किस तरीके से चरित्र निर्माण हो, किस तरीके से युवाओं का संपूर्ण विकास हो, किस तरीके से व्यक्तित्व निर्माण हो और किस तरीके से उनके अंदर राष्ट्रीयता की भावना आए, इसके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि मैसूर में स्वामी विवेकानंद के जो विचार हैं उनको युवाओं तक कैसे ले जाया जाए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसी काम को करने के लिए मैसूर में आ रहे हैं। और ये कहा जा सकता है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वामी विवेकानंद के आदर्शों को लेकर यहाँ पर रामकृष्ण मठ जाएंगे और साथ ही उस स्मारक का उद्घाटन करेंगे, विवेकानंद स्मारक का, साथ ही यहाँ पर तमाम विवेकानंद के अनुयायी से बात करेंगे, तो 1892 की यादें कुछ ताज़ा होंगी, कुछ उनके विचारों को और तेजी से फैलाने का मौका मिलेगा। और स्वामी विवेकानंद ने यहाँ से ही शिकागो की ऐतिहासिक यात्रा की थी, मैसूर की उसमें बड़ी भूमिका थी। यहाँ के राजा और दीवान ने ही स्वामी विवेकानंद को उस धर्म संसद में जाने के लिए जो मदद हो सकती थी वो की थी। हालांकि विवेकानंद ने सारी मदद ना लेते हुए भी यहाँ से वो शिकागो गए थे और उन्होंने दुनिया के मंच पर जिस भारत का जो परचम लहराया था, उस परचम का असर यह है कि आज तक पूरे भारत में उनकी विचारधारा को मजबूती के साथ लोग फॉलो करते हैं। और यही विचारधारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मैसूर की धरती पर आकर आधुनिक भारत के युवाओं तक पहुंचाने का काम करेंगे। बिल्कुल, आपसे ये भी जानना चाहेंगे निशांत कि किस तरह का उत्साह वहां पर लोगों में है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे को लेकर। देखिए, कल से हम आज तक मैसूर में हैं और यहाँ के लोगों की बात करें तो वो काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विवेकानंद स्मारक का उद्घाटन करना, मैसूर आना, रामकृष्ण मठ जाना और स्वामी विवेकानंद विद्याशाला के यहाँ पर जाना, ये दिखलाता है किस तरीके से प्रधानमंत्री स्वामी विवेकानंद के आदर्शों को लेकर साथ चल रहे हैं। और लगातार हमने देखा भी है कि स्वामी विवेकानंद, चाहे कन्याकुमारी हो या स्वामी विवेकानंद से जुड़ी संस्थान हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार वहां पर जाते रहते हैं। ऐसे में स्वामी विवेकानंद के जो अनुयायी हैं, जो उनकी विचारधारा मानते हैं, उनको उनके अंदर बेहद उत्साह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मैसूर आ रहे हैं। और एक कहा जा सकता है कि जिस तरीके से आधुनिक भारत में खासकर जैन जी की बात करें, जो चरित्र निर्माण में बेहद आवश्यक है स्वामी विवेकानंद की विचारधारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ आएंगे तो उन बच्चों को सीधा स्वामी विवेकानंद से जुड़ने का मौका मिलेगा। बिल्कुल जुड़ने का मौका मिलेगा। और साथ साथ तापस हमारे साथ बने हुए हैं। तापस, जिस तरह से आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन भी सुना होगा, कई बड़ी बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन के दौरान कही। उन्होंने कहा कि विकास की तो बात करी ही है, जब उन्होंने ये कहा कि पहले जिस तरह से एयरपोर्ट्स के नाम कुछ एक परिवार के लोगों के ही नाम पर रख दिए जाते थे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोशिश ये है कि विकास के साथ साथ अपनी विरासत से, अपनी संस्कृति से भी जुड़ाव जो है वो बना रहे और जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनको अपनी विरासत के बारे में जानकारी मिले। इसलिए एयरपोर्ट्स के नामों में जो बदलाव किया गया है, जो नए एयरपोर्ट्स के नाम रखे जा रहे हैं, वो हमारी संस्कृति को परिलक्षित करते हुए कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं।
बिल्कुल ये एक सीधा एक तरह से कह सकते हैं कि वार था डायनेस्टिक पॉलिटिक्स को जो बात करते हैं हम लोग की। अगर आपके पिताजी, आपके दादाजी कोई नेता है तो आप नेता बनते हैं और आप उसको लेके आते हैं, लेकिन क्या आप में वो कुव्वत है, क्या आप में वो काम करने की इच्छा है, क्या आप उस कसौटी पे खड़े उतर सकते हैं कि नहीं, ये कोई नहीं देखता। तो ये जो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स है इस पे कड़ा निशाना प्रधानमंत्री ने लगाया और कहा कि पहले एक परिवार के नाम पे ही एयरपोर्ट्स या दूसरी चीज़ें होती थी, अब जिस संस्कृति से आते हैं, जहाँ से आते हैं, उसके ऊपर उस एयरपोर्ट का या उस जगह का नाम पे उसको किया जाता है। एक उन्होंने एग्जाम्पल दिया, देखिए सीताराम आलूरी सीताराम राजू का जो एयरपोर्ट है, ये जो भोगापुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वो उनके नाम पे रखा गया। ये यहाँ के बहुत बड़े ट्राइबल लीडर कहिए, ट्राइबल एक तरह से उनको सब जगह पे सराहाया जाता है इस पूरे इलाके के। नॉर्थ आंध्रा की अगर हम बात करें, वही उन्होंने कहा कि आप बनारस जब एयरपोर्ट, हम भी उस टाइम पे थे, बनारस एयरपोर्ट की जब बात की तो उन्होंने कहा कि बनारस एयरपोर्ट का नाम भगवान वाल्मीकि उसमें किया गया। अब वही संत रविदास का एयरपोर्ट का जो नाम की दिया गया, पंजाब का जो एयरपोर्ट था वो संत रविदास जी के नाम पे दिया गया। तो यहाँ पे दिखाया जाता है कि किसी नाम, किसी परिवारवाद का नाम नहीं, दूसरा उस जगह की जो कल्चर है, उस जगह का जो मान्यता है, उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। तो ये एक तरह से जो यहाँ के लोग हैं वो भी इस वजह से इस जगह को अपना मानेंगे। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। कल करीब बिल्कुल तपस कहीं ना कहीं परिवारवाद पर एक तरह से जो है उन्होंने प्रहार भी किया और जो जिस तरह से अपनी संस्कृति, अपने विरासत को जो है पुनर्जीवित करने का प्रयास है उसके बारे में बताया। बहुत बहुत धन्यवाद तपस और निशांत दोनों का ही हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी जो है हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है अब से कुछ देर के बाद कर्नाटक पहुंचेंगे, मैसूरू पहुंचेंगे और वहां से जो कुछ अपडेट होगी वो हम आप तक सीधा जो है पहुंचाते रहेंगे। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मौसम के मिजाज की। जी हां, कहीं आफत है तो कहीं राहत है। देश के कई एक राज्यों में भारी बारिश और बाढ़ ने मुश्किलें बढ़ाई हुई हैं। असम से लेकर केरल तक, ओडिशा से जम्मू कश्मीर तक और गुजरात तक जल भराव, भूस्खलन और बाढ़ जैसी स्थितियां बनी हुई हैं। राहत और बचाव कार्य जो है वो लगातार जारी हैं। नजर डालते हैं इन राज्यों से आई जो ताज़ा तस्वीरें हैं उन पर। सबसे पहले आपको दिखाते हैं असम की तस्वीरें। असम के शिव सागर की ये तस्वीर है जहाँ की आप स्थिति देख सकते हैं। असम में बाढ़ की स्थिति में आंशिक सा सुधार हुआ, लेकिन शिवसागर जिले में दिख रही नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। प्रशासन ने नदी के किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की और सुरक्षित स्थानों पर जाने की भी सलाह दी हुई है। तो बारिश कहीं ना कहीं मुसीबत बनी हुई है यहाँ पर। दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं ओडिशा के भद्रक जिले की, जहाँ पर सलांदी नदी का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। बाढ़ का पानी रिहायशी इलाकों में घुस गया है, कई गांव जलमग्न हो गए हैं। राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करके हालात का जायजा लिया है। तो ये तस्वीर है ओडिशा के भद्रक की। और तीसरी तस्वीर की बात करें केरल की, तो केरल में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित है। बागामोन में भूस्खलन की घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई है। तो वहीं कोझिकोड में समुद्र में फंसे 17 मछुआरों को तटीय पुलिस और स्थानीय लोगों ने सुरक्षित बचाया है। और सीधे आपको लिए चलते हैं पुणे, जहां पर अजीत डोभाल इस समय एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। लोगों में एक त्रास देती थी, एक कहते थे कि हम किसी तरह से कोई रास्ता निकालें, बातचीत करके, इनके कुछ संयम का प्रयोग करके, लेकिन वो कठिन रास्ता मुकाबला करके और इसको जीत के लिए ये शायद ये इसका नेतृत्व और इसका भाव उन्होंने ही देश को दिया। दास्ता की बेड़ियों को उन्होंने झंझोड़ने के लिए देश के युवकों और देश की जनता में एक नई चेतना और पौरुष का प्रादुर्भाव किया। अब चाहे उनका त्याग और उनकी सेवा, चाहे महाराष्ट्र का प्लेग हो जिसमें उनके अपने पुत्र 21 वर्षीय विश्वनाथ का
को भी अपने प्राण देने पड़े, लेकिन उसके बाद भी वह पुणे छोड़ के नहीं गए। यहाँ पर लोगों को यातना थी, उन्होंने सोचा ये मेरा कर्तव्य भी है, वो समाज सेवी भी थे। और ये पुणे तो एक धरती, इसके अंदर में ये वीरों की धरती भी है। यहाँ पर छत्रपति महाराज, शिवाजी महाराज, पेशवा बाजीराव, मालाजी मासुरे, मोरारजी भाई देशपांडे जैसे कई वीर योद्धाओं ने अपनी वीरता का वो उदाहरण और वो मापदंड रखे हैं जो इतिहास में एक अद्वितीय है। और उसके साथ साथ ही यह एक विचारकों की, समाज सुधारकों की भी धरती रही है। यहाँ पर महर्षि करमरी, गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल गणेश आगरकर, सेनापति बापट आदि जो है वो सभी हमारी श्रद्धा के पात्र हैं। और इसके पीछे यदि आप देखें तो इन दोनों धाराओं की जो उत्पत्ति, जो उद्गम है, वो थी भारत की सांस्कृतिक और धार्मिक विश्वास उन लोगों का, और उस पर उनका एक पूर्ण वो चाहे योद्धा थे तब भी उनको अपनी संस्कृति, अपने धर्म, अपने संस्कार, अपने उसका बहुत बड़ा मान भी था और ज्ञान भी था। लोकमान्य तिलक जी के बारे में अगर हम देखें तो वो तीनों धाराओं का सम्मिश्रण करते हैं। उनमें शौर्य और दृढ़ संकल्प भी था, वीरता और शौर्य का वो तंत्र उसमें समाहित था, जिसमें वो अंग्रेज सरकार को चुनौती देते थे और कहते थे कि स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। चाहे उनको मान ले कि जेल जाना पड़े, चाहे उन्हें यातनाएं सहनी पड़े, लेकिन उन्होंने उनसे कहा भी गया कि आप अपना वो सॉफ्ट करें तो हम आपकी उनको कम कर सकते हैं, शायद मान ले नहीं जाना पड़ेगा, देश निकालना नहीं होगा, लेकिन उन्होंने। तो एनएसए अजीत डोभाल को लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया और इस अवसर पर आप उनका ये संबोधन देख रहे थे। और अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय खबरों की, बात करेंगे ईरान पर अटैक के ट्रंप के नए प्लान की। जी हां, पश्चिम एशिया में तनाव एक बार फिर से बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्टों के अनुसार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के ऊर्जा ठिकानों पर संभावित हवाई हमलों का विकल्प पर विचार करते हुए नजर आ रहे हैं। एक्सियोस की रिपोर्ट के अनुसार इस कदम का मकसद तेहरान की युद्ध विराम की अमेरिकी शर्तें स्वीकार करने के लिए दबाव बढ़ाना है। वहीं द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दावा किया है कि संभावित सैन्य अभियान की तैयारियों के निर्देश दिए गए हैं। हालांकि सीबीएस न्यूज के मुताबिक राष्ट्रपति ट्रंप ने अभी तक इस अभियान को अंतिम मंजूरी नहीं दी है। और इस बीच आपको बता दें कि हाल ही में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने वॉशिंगटन में ट्रंप से मुलाकात की थी। तो ऐसे में पूरे घटनाक्रम पर दुनिया की नजर बनी हुई है। अमेरिकी मीडिया में एक बार फिर से चर्चा तेज है कि पश्चिमी एशिया में तनाव फिर से बढ़ने की आशंका है और डोनाल्ड ट्रंप हमले का कोई नया प्लान तैयार कर रहे हैं। ट्रंप के निशाने पर ईरान के ऊर्जा ठिकाने हैं, तो ट्रंप का क्या कुछ नया प्लान है, इस पर हम जानने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें, हमले का जो मकसद बताया जा रहा है, एक तरह से तेहरान पर दबाव बनाना है एशिया में, पश्चिमी एशिया में। और इस सब को लेकर एक बार फिर से ये आशंका है कि कहीं ना कहीं तनाव एक बार फिर से बढ़ सकता है। ट्रंप जो है ईरान पर हवाई हमले का विचार कर रहे हैं, ऐसा अमेरिकी मीडिया में जो है ये चर्चाएं तेज हैं। तो ये कहा जा रहा है कि ये जो प्लान ट्रंप बना रहे हैं, कहीं ना कहीं ईरान पर और ज़्यादा दबाव बढ़ाने की उनकी रणनीति के तहत ये पूरा प्लान जो है तैयार हो रहा है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्टों में पश्चिमी एशिया में तनाव जो है कहीं ना कहीं बढ़ने की आशंका जताई गई है। ट्रंप के निशाने पर ईरान के ऊर्जा ठिकाने हैं और आप समझ सकते हैं कि जब ईरान के ऊर्जा ठिकानों पर हमला करने का प्लान कर रहे हैं राष्ट्रपति ट्रंप, तो इसका अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में क्या कुछ असर देखने को मिलेगा, पूरी दुनिया पर उसका क्या कुछ असर देखने को मिलेगा। अखिलेश सुमन जुड़ रहे हैं हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ। अखिलेश, उम्मीद की जा रही थी कि शांति होगी, लेकिन ये तो कुछ और ही नजर आ रहा है। एक बार फिर से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर ईरान पर बड़ा हमला करने की तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसे में क्या कहेंगे?
देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने कल मैरीलैंड में अपने कैबिनेट की मीटिंग की थी और उस कैबिनेट की मीटिंग में उन्होंने अपने इरादे जाहिर किए थे। उन्होंने अपने जो कैबिनेट के सदस्य हैं उन कैबिनेट के सदस्यों को कहा था कि देखिए, जो पूरी जो कवायद हुई है अभी तक ईरान के न्यूक्लियर जो बम की जो आशंका है, उस आशंका को दूर करने के लिए जो पूरा जो प्रयास किया है अमेरिका ने, उस प्रयास को अंजाम तक पहुंचाना जरूरी है। उन्होंने इस बात का हवाला दिया कि अफगानिस्तान में कितने साल तक जंग लड़ी गई, वियतनाम में कितने साल तक जंग लड़ी गई, दोनों जगहों पे तकरीबन 2 दशक तक अमेरिका ने जंग लड़ी है। अब ईरान में 5 महीने हुए हैं और ईरान को अभी तक डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक काफी नुकसान पहुंचाया जा चुका है, लेकिन उसको इस स्थिति तक पहुंचाना है कि वो सरेंडर करे और बोले कि अब और नहीं, बहुत कुछ हो गया। तो निश्चित तौर पे डोनाल्ड ट्रंप की अब जो मंशा है वो मंशा है कि उनका जो जितना जो ऊर्जा के संयंत्र है, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, उस एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को साथ साथ जो और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो पुल है, सड़कें हैं, उन सारी चीजों को निशाना बनाने के लिए, ताकि जो ईरान की जो सत्ता की जो क्षमता है उस क्षमता को पूरी तरह दूर कर दे और जनता के अंदर भारी डिस्कंटेंट हो। लेकिन एक चीज अखिलेश, एक चीज ये बड़ा सवाल है, जिस तरह से देखिए अफगानिस्तान की अगर हम बात करें तो अफगानिस्तान को उस जंग से क्या हासिल हुआ? कुछ हासिल नहीं हुआ, बल्कि तबाही तबाही मिली और दुनिया ने देखा उस चीज को। लेकिन अब अगर ईरान के साथ वैसा ही होता है और अगर ईरान के ऊर्जा ठिकानों पर हमला होता है तो इससे पूरी दुनिया में किस तरह से त्राही त्राही मचेगी, किस तरह से तेल और दूसरी किल्लतों का सामना करना पड़ेगा, महंगाई का सामना करना पड़ेगा। देखिए, निश्चित तौर पे यह अफगानिस्तान से काफ़ी डिफरेंट है ईरान की स्थिति, क्योंकि अफगानिस्तान के पास कोई ऊर्जा, उस तरह की ऊर्जा की बहुतायत नहीं थी, कोई ऊर्जा वो वहाँ से बाहर वो निर्यात नहीं करते थे। लेकिन ईरान की स्थिति बिल्कुल आपने सही कहा, ईरान के पास ऊर्जा क्षमता है, ऊर्जा संसाधन है और जिसे वो निर्यात करता है और दुनिया के देशों को उसकी ज़रूरत है। लेकिन चूंकि ईरान और अमेरिका के बीच में जो न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है, उस ट्रीटी के मानने और न मानने की बात है। और दुनिया में देखिए, कोई भी देश यह नहीं चाहता है कि अगर आपने ट्रीटी कोई किया है, अगर आपने कोई वायदा किया है अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से कि आप किसी भी तरीके के परमाणु हथियार की ओर नहीं बढ़ेंगे और नहीं बढ़ेंगे, इसका मतलब है कि न्यूक्लियर एनरिचमेंट कैपेसिटी है, अगर आप सिविलियन ऊर्जा के उपयोग के लिए कर रहे हैं तो उसकी 5-6% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए उसकी, जो कि 60% ईरान की घोषणा है कि 60% उसने कर ली है। तो निश्चित तौर पर एक बड़ी लड़ाई है जो पूरी दुनिया देख रही है अमेरिका और ईरान के बीच में। अमेरिका अपने आप को मानता है कि उसका एक गारंटर है वो ईरान के इस ट्रीटी का, और इसी वजह से ये लड़ाई चल रही है। ईरान की तरफ से कोई ऐसे संकेत अभी तक नहीं दिए गए हैं कि वो किसी समझौते पर पहुंचना चाहता है। हालांकि सीज फायर बीच में हुए, एक बार 90 दिन का सीज फायर घोषित किया गया, उसके बाद जो सूत्रों से पता चला कि अब 45 दिन का सीज फायर होगा, क्योंकि बीच में कई बार सीज फायर टूटे, हमले किए, ईरान ने भी, अमेरिका ने भी हमले किए, लेकिन कोई ऐसी स्थिति में नहीं पहुंच पा रहा है ईरान और अमेरिका। और अभी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इजराइल के साथ मिलकर वो हमले करेंगे, हमले और तेज करेंगे। तो निश्चित तौर पे ईरान के लिए और पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी है। और दुनिया देखिए इस बात से पहले ही परेशान है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को जो ईरान ने बंद करने की घोषणा की है, तो जो सहानुभूति ईरान को थी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की, वह सहानुभूति भी ईरान खो रहा है। तो निश्चित तौर पर ईरान इस मसले पर बिल्कुल कह सकते हैं कि कोई बहुत महत्वपूर्ण सहयोगी नहीं है ईरान के पास। हालांकि उन्हें कुछ सहायता मिल जाती है हथियारों की, कह सकते हैं कि रूस से, लेकिन इसकी भी पुष्ट जानकारी नहीं है कि उन्हें रूस सहायता कर पा रहा है। सहानुभूति जरूर है रूस की। तो निश्चित तौर पे यह एक बहुत बड़ी स्थिति में पहुंचेंगे। और डोनाल्ड ट्रंप की घोषणा के बाद कि उसको समझा जाए अगर, तो शनिवार से ही वहां शुरू हो जाएगा। आज रात से हम हो सकता है कुछ देखें कि ईरान पे कुछ फिर से बमबारी शुरू हो गई। अब देखना होगा कि आज रात और कल में क्या स्थितियां बनती है, लेकिन निश्चित तौर पे जो स्थितियां बदलती हुई नजर आएंगी वो तो देखा ही जाएगा। साथ ही साथ ये भी बताइए कि क्या इन सब आशंकाओं के बीच ईरान की तरफ से कुछ बयान आया है? ईरान की तरफ से अभी कोई समझौते वाला कोई बयान नहीं है। ईरान की तरफ से यही बयान आ रहा है कि वो हर स्थिति का मुकाबला करने को तैयार है। तो ईरान की स्थिति के बारे में ये बताया जा रहा है कि ईरान में IRGC ने वहाँ की पूरी जो निर्णय प्रक्रिया है, उस निर्णय प्रक्रिया को IRGC ने, जो उनका रिवोल्यूशनरी कॉर्प्स है, उसने अपने हाथ में ले लिया है। और IRGC इस मसले पर कोई समझौता नहीं करना चाहता है, क्योंकि देखिए वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज को भी उन्होंने रोक कर रखा है और वो IRGC का ही है।
पॉलिटिकल लीडरशिप को देखें तो पेजेस्कियन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में समझौता हुआ था और उस समझौते पर आगे काम करना था, लेकिन उसके बीच में ही ईरान ने हमला किया। तो लोग ये मान रहे हैं कि IRGC जो है वो समझौते में नहीं चलना चाहता और जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उस पॉलिटिकल लीडरशिप को दरकिनार करके IRGC अपने हिसाब से चला रहा है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश, ये तमाम अपडेट हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। और मिड प्राइम में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि जुलाई 2026 में देश का सकल GST संग्रह 2.11 लाख करोड़ रुपए रहा है, जो कि पिछले वर्ष जुलाई के 1.83 लाख करोड़ रुपए की तुलना में 15.4% अधिक है। ये लगातार बेहतर अनुपालन, बढ़ती आर्थिक गतिविधियों और आयात से मजबूत राजस्व का संकेत माना जा रहा है। घरेलू स्रोतों से GST संग्रह 1.44 लाख करोड़ रुपए रहा, जबकि आयात से 66,511 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त होता हुआ नजर आया, जिसमें 28.8% की उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज की गई। जुलाई के दौरान सरकार ने करीब 29,968 करोड़ रुपए का रिफंड भी जारी किया। इसके बाद शुद्ध GST संग्रह 1.81 लाख करोड़ रुपए रहा, जो कि पिछले साल की तुलना में 15.8% अधिक है। राज्यवार आंकड़ों में हरियाणा, गुजरात, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक ने बेहतर प्रदर्शन किया। अप्रैल 2026 के बाद जुलाई 2026 इस वर्ष का दूसरा सबसे बड़ा GST संग्रह रहा, जो कि अर्थव्यवस्था में लगातार मजबूती और बढ़ती कारोबारी गतिविधियों का सकारात्मक संकेत देता हुआ नजर आ रहा है। और इसी के साथ मिड डे प्राइम में अभी के लिए बस इतना ही। DD न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए DD न्यूज। नमस्कार।